प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 2025 में जो आपका एग्जाम होगा उसके कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इस देखिए, ये जो न्यूमेरिकल आज हम बताएंगे ये आपके पूरे किताब से अत्यंत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का एक संग्रह होगा जो आपके पूरे किताब से होगा। केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, वो सब के सब आपको इसमें मिलेंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरा चीज़ बता दिया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बस यही हो सकता है अंकों को बदल के बना दिया जाए, लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन जो शामिल किए गए हैं कि इस क्वेश्चन में से भी आपको दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस दूसरे क्वेश्चन भी इसी टाइप के बनेंगे। और इसी में से जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दो दो चीज़ पूछा रहता है, तो एक क्वेश्चन जो आपका होगा तो एक ही चीज़ अगर होता तो आपको क्या होता कि इसमें आप दोनों चीज़ समझ नहीं पाते। इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको दो क्वेश्चन लगाने की एबिलिटी इसमें आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जिसमें इकट्ठा कई चीज़ें आप जानेंगे, और अगर कुछ ही पूछ रहा है तो आधे पर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है। जिसमें कॉपर का दिया हुआ है कि 63 है, क्या अणुभार इसका दिया हुआ है कि 63 है। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिएक्शन आपका क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें कॉपर पे कितना चार्ज +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये कॉपर का +2 चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ली गई है या निकली है, ये क्या होता है, स्मॉल n होता है। n बराबर इसमें कितना रहा 2। ये 2 कहाँ से, जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या उसमें से निकले हैं, तो इसमें लिया गया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, तो ये 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें I का मान आपको दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो ये I का मान हो गया। समय आपको दिया है 9 सेकेंड, तो ये आपका t स्मॉल t का मान हो गया वैल्यू। और m कैपिटल M का मान आपका कॉपर का दिया हुआ है कि 63, तो ये 63 हो गया। इसके बाद फिर जो F का मान है वो आपका इतना होगा, ठीक ना, जो उसमें बल है वो इतना कूलाम आपका होगा। अब देखिए ये लेंगे आप F बराबर इतना ही लेंगे। अब इसके बाद क्या है कि फार्मूला आपका होता है, इसमें आपको पूछ क्या रहा है कि द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान मतलब स्मॉल w। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको द्रव्यमान जब स्मॉल w का मान निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल w बराबर mq/nf होता है, mq/nf। तो इसमें q का m का वैल्यू पता है, स्मॉल n का वैल्यू पता है, f का वैल्यू पता है, q का वैल्यू पता है नहीं, तो इसलिए q का भी वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। q बराबर it होता है, जिसमें I का मान आपको पता है 1 हो गया, और T का मान आपको पता है 900 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई किया 900 कूलम, ये आपका हो गया। अब देखिए ये अब Q का भी मान पता चल गया, तो M का मान कितना 63, इसके जगह पे हमने रख दिया, देखिए 63। और इसके बाद फिर Q का मान कितना, ये आपका 900, और N का मान कितना 2, ये देखिए 2 रखा हुआ है नीचे। और इसके बाद फिर F का मान कितना इतना, तो ये आपका रख दिया गया, यानी 96,500। तो इस तरीके से ये हो गया। अब कैलकुलेशन करने के बाद जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, जीरो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसके बाद फिर इसको काटिएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 0.2 ग्राम। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, ये जो अभिक्रिया हो रही है, इन अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा जो है वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा जी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें डेल्टा जी का मान आपको पूछ रहा है।
गिब्स ऊर्जा G से। तो अब देखिए ये पूछ रहा है आपको, तो इसमें क्या है, देखिए मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ा हूँ। कैलकुलेट करने के बाद आंसर मैं बता दिया हूँ ताकि आप खुद कैलकुलेट करें, और आपको कैलकुलेशन आपका आना चाहिए, जिससे कि यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आप फिर एग्जाम में आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने आंसर इसलिए दे दिया है ताकि आप गलत कैलकुलेट करें तो आप मिला लें कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको आंसर इसलिए दे दिया गया है, आप कैलकुलेट करिए खुद और इसके बाद इतना लाइए। अब देखिए जैसे ये अभिक्रिया आपको दिया हुआ है कि Zn प्लस Cu प्लस गोज टू Zn प्लस 2 चार्ज प्लस Cu, ये आपका है ये रिएक्शन। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि Zn से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो Zn से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो भी Zn प्लस 2 हो गया। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिला है तभी ये प्लस 2 चार्ज खत्म हो गया है। तो ये प्लस 2, ये जो है कॉपर प्लस 2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके मिले हैं तब जाके ये कॉपर बना है। तो एक में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ते हैं तो ये आपका रिडक्शन कहा जाता है। अब देखिए इसमें n बराबर आपका 2 है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ना हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का निकलना जुड़ना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी, 2 2, तो इसलिए n बराबर 2 हो, इसमें भी होगा इस रिएक्शन में, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना, इस तरीके से है। तो अब देखिए n बराबर 2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, जो ई नॉट का मान है आपका 1.1 वोल्ट ये दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको बोलते हैं ई नॉट को। कैपिटल एफ का मान आपका मैंने कहा है कि 96,500 ये आप लेंगे, तो ये आपका जैसे ऊपर आपको लिया गया है एफ का मान यही लीजिएगा। तो अब डेल्टा जी नॉट का मान निकालना है, यानी मानक ऊर्जा का मान निकालना है। तो इस तरीके से तो इसका फार्मूला होता है -NFE0। तो n का मान 2 रख दिया, f का मान ये भी रख दिया, E0 का मान ये भी आप देख रहे हैं 1.1 ये भी रख दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना आएगा, इसके बाद इसका कैलकुलेशन आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अब आपका आएगा आंसर। अब उसको अब मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका आंसर है, इसको इतना लाना है। तो इस तरीके से माइनस में आपका आ सकता है, ठीक ना, ये माइनस में आपका आएगा। तो जो ऊर्जा है ये जूल, ये जूल होगी, ये भी तो ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इतना आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर लाना है, मल्टीप्लाई करके वगैरह देख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ आपका, जो आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न mg देख रहे हैं आप, ये आपका दिया हुआ है, इसकी मोलरता दी हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर की यहाँ पे दी हुई है, और कॉपर सेल के EMF की गणना करना है आपको। ये भी आपका मान दिया हुआ है, दोनों का मान, ठीक ना। ये देख रहे हैं आप कैथोड और एनोड पे जो अभिक्रिया हुई है, ये एनोड पे है, ये आपका कैथोड पे है। तो इस तरीके जो अभिक्रिया हुई है उसका भी मान दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों का दिया हुआ है, मैग्नीशियम का भी और कॉपर का भी। तो जो आपका होता है, तो इसमें EMF अगर आप निकालेंगे तो EMF आपका ई सेल होता है, लेकिन आप जब ई सेल कब निकाल पाएंगे, जब आप ई नॉट सेल पहले निकाल लेंगे, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका है, जब ये आप निकालेंगे, ये देखिए, तो ई नॉट सेल बराबर होता है जो कैथोड एनोड पर अभिक्रिया होती है। तो ई नॉट सेल बराबर पहले जब आप निकाल लेंगे तभी इसमें मान रखेंगे, तभी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं ई सेल का। तो इसलिए ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी दोनों का अंतर ही ई नॉट सेल होता है। तो अब देखिए ई नॉट सेल का मान आप जब निकालेंगे तो कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, ये देखिए कैथोड पर कॉपर ये है, तो इसका मान आपको दिया हुआ है 0.34 रख दिया यहाँ पे। एनोड पर क्या हुआ है, ये माइनस में, तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस में, और इसका माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है, देख रहे हैं, और यहाँ पे माइनस आपका ये वैल्यू एनोड का है, ठीक। अब देखिए ये एनोड पे है, ये कैथोड पे है, तो कैथोड की जगह कैथोड वाले का मान और एनोड की जगह एनोड वाले का मान रखा है, बीच में माइनस आपका मौजूद है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, इतना ई नॉट सेल का मान आया। अब कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए गए हैं, देखिए +2 और +2, तो जैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चला हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो गई, 2, n बराबर, जो आप पहले देखें कि इलेक्ट्रॉन कैसे पता किया जा रहा है रिएक्शन में, ये आपको है। ये देखिए अब ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का मान आप यहाँ पे रख दिए,
इसके बाद फिर इतना होता है बाई एन, एन का माना कितना है 2, ये रख दिया गया। अब देखिए Mg+2 की सांद्रता और कॉपर +2 की सांद्रता ये आपको दिया हुआ है मोलरता। ये देखिए यहाँ पे Mg+2 का कितना है 0.1 और Cu+2 का 1 × 10⁻⁻1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 10⁻⁻1 लिख देंगे। तो ये दोनों की जगह इसका मान रखा गया है, ये देख रहे हैं आप, Mg के जगह 0.1 और इसके जगह 10⁻⁻1। अब क्या है कि जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻1 है, तो इसे जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.1 में आपका 0.1 में जब मल्टीप्लाई होगा 10 का तो ये डिसिमल खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो वही 1 यहाँ पे है। ठीक, तो log 1 का मान कितना होता है 0, बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि आप वही हैं 0, तो 0 के कारण ये पूरा 0 हुआ। ठीक, और ये आपका बचा क्या 2.71, ये आपका वोल्ट, ये आंसर हो गया। ठीक ना, तो इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। आप जरूर ध्यान दें कैथोड एनोड की जो बातें बताई गई हैं, जो वैल्यू आपका दिया हुआ है Mg+2 और Cu+2 जो दोनों में अभिक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना वगैरह चला है, तो वैल्यू इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी आपको बता दें ये जो माइनस वाला चीज़ होता है ये आपका एनोड होता है और ये प्लस दिया है ये आपका कैथोड होता है, इसलिए ये मान यहाँ रखा गया है। इस तरीके से E0 सेल निकालें, E0 सेल और E सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस इतना, इसको याद रखिएगा, इसी पे रख लीजिएगा फार्मूले पे। और n का मान आप देख रहे हैं वो तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज देख के भी आप जान जाएंगे कि क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, यह है कि HCl CH3COONA तथा NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकताएं इतनी साइमन इतनी साइमन इतनी साइमन, यानी तीनों का, पहले का इतना, दूसरे का इतना और तीसरे का NaCl का इतना दिया हुआ है सीमांत मोलर चालकताएं। तो कह रहा है कि इसमें से CH3COOH का, CH3COONA का नहीं, CH3COO और इसमें से H का यानी अलग से इसी में से बना के कर रहा है। इसके लिए ये बताइए कि इसकी चालकत्व कितना होगा, चालकत्व का मान। तो ये आप जान लें कि ये फार्मूला होता है, जैसे HCl का अगर आप निकालेंगे बारी बारी सबका चालकत्व निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा कि इसका चालकत्व निकालेंगे HCl का, तो लिख देंगे HCl का चालकत्व बराबर, अब HCl में क्या, HCl को अगर तोड़ेंगे आयनों के रूप में टूटेगा तो H+ और Cl- हो जाएगा, तो लैम्डा H+ और लैम्डा Cl-, H+ और Cl- इसका मान यानी इकट्ठा इसका मान कितना दिया हुआ है, जो चालकताएं हैं HCl का दिया हुआ है 425.9, तो इसका पूरा वैल्यू कितना हुआ इतना हो गया, तो H+ और Cl- का भी इतना ही कहा जाएगा दोनों का मिला के, तो इसका मान आपका HCl वाले का इतना दिया है। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो Na+ और CH3COO- इसमें टूटेगा, इसका मान कितना दिया हुआ है 915 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका दिया हुआ है, तो ये इसका मान इसके जगह रख दिए 91। ठीक ना, अब देखिए अब यहाँ पे 91 इसका वैल्यू हो गया, ये 915 नहीं है, ये यस है, यस का मतलब साइमन, यहाँ पे इसको इतना ही समझिएगा 91 तक ही रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू दिया है NaCl का Na+ Cl- में टूटेगा, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 126.45, 126.4, अगले वाले को नहीं ले रहे हैं 4 तक ही ले रहे हैं। ठीक ना, तो ये 5 नहीं, ये साइमन, ये साइमन है, फिर से भूल गया, ये साइमन है, तो कितना है 126.4 साइमन सेंटीमीटर, तो 126.4 ये इसका वैल्यू हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 इसको मान लिया गया, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और इसी में से जोड़ के समीकरण 3 को घटा दिया जा रहा है, यानी इसको घटा दिया जा रहा है। तो अब देखिए जब दोनों को जोड़ा जा रहा है इसको और इसको, तो H+ Cl- इसका, तो दोनों को जोड़ के क्यों घटाया गया है, ये देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके साथ भी मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। ठीक, तो CH3 हमें किसका निकालना है CH3COOH का, तो CH3COO है, ये H के पास जाएगा, जोड़ेंगे तभी नहीं जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा, तो CH3COOH
बचेगा, और Na प्लस वाले से Na प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, हमें वैल्यू इसका निकल जाएगा, इसका CH3COOH का। तो इसलिए इसमें से इसको घटाएं, यही रणनीति है, इसको घटाएंगे कैसे ताकि वही चीज़ हमें मिले। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक ना। तो ये इससे ये अभी जब इसको माइनस करेंगे तो ये Na प्लस से Na प्लस वाला कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस वाला कटेगा, क्योंकि माइनस में रहेगा, देखिए माइनस में रहेगा। तो ये क्या हुआ, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और बचा क्या, CH3COOH, यही तो हमें निकालना था, CH3COOH। ठीक, तो अब देखिए इसका वैल्यू आपका कितना दिया है, ये रख दिया गया, ठीक, प्लस में। इसको सेकेंड वाले को पहले वाले में जोड़ा गया तो इसको भी 91 प्लस के रूप में। अब दोनों को जोड़ के ये वाला तीसरा घटाया गया है, तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में, देख रहे हैं आप, माइनस में। अब इसको जोड़ के जब इसको घटाएंगे तो आपका वैल्यू इतना आएगा, यही आपका क्या है, आंसर है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे आयनों के रूप में जरूर लिख दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे किस में से किसको घटाएं, किस में से किसको जोड़ें, ताकि हमें क्या बनाना है, ठीक ना, ये आप पता तभी कर पाएंगे। आगे प्रश्न जो है, आगे जो 5वां प्रश्न है, यह प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा जो समय है अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। ये आपका प्रश्न है। तो इसमें सिद्ध करना है, अर्ध आयुकाल का फार्मूला ये होता है K बराबर, ठीक ना, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये होता है, ये अब जो आप K बराबर यहाँ पे देखो, तो दोनों K बराबर ही होते हैं, K और K दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर फार्मूला है, और ये अर्ध आयु के लिए ये आपका फार्मूला होता है, T हाफ, देख रहे हैं आप। तो दोनों K बराबर होता है, इसे समीकरण 1 मान लिया गया, और इसे जो है ये जब इसे क्या किया गया कि इससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये आपको ये फार्मूला रखा गया। अब इसमें देखिए ए क्या होता है, ए होता है आपका जो अभिक्रिया आपकी कितनी पूर्ण हुई है, इसे देखिए अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हुई है, तो कितने परसेंट रही होगी, 100%, यानी पूरी अभिक्रिया कितनी, 100%, वो ए का मान होता है। पूरी में से कितनी अभिक्रिया हुई मतलब कितनी बाकी है, तो ये A माइनस यक्स होता है। तो 100 मान लीजिए पूरी अभिक्रिया 100%, तो 100 रख दिया, और A का मान 100, और 100 में से जब कितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है, 99.9% ये पूर्ण हुई है, तो इसको जब घटा देंगे तो कितनी बाकी है, 0.1% आपकी अभिक्रिया बाकी है, वो A माइनस यक्स होता है। आप समझ गए होंगे बखूबी कि 100 में से इतना जब घटा देंगे तो वो अभिक्रिया जितनी बची है वही A माइनस यक्स होती है, ठीक ना। तो ये आपका वैल्यू हुआ। T जो है आपका ये रहने दीजिए इसी की जगह पे, क्योंकि इसका मान तो दिया नहीं, इसमें तो सिद्ध करना है। तो ये क्या हुआ कि अब इसमें 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करेंगे तो नीचे का 1 हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगी, और ऊपर 1000 आपका बचेगा। log 1000 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और ये जब log 1 के पावर जब इसको बदलते हैं तो ये 3 चला जाता है गुणे के रूप में, 3 हो जाएगा पावर, यहाँ पे 3 log 10 हो जाएगा, यानी 3 log 10 हुआ आपका, और यहाँ पे 5 रहता तो 5 log 10 हो जाता, तो यहाँ पे 3 ये देख रहे हैं, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 बन जा, यहाँ पे 3 ही होगा। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 जो आप ऊपर देख रहे हैं ये अर्धायु वाला फार्मूला, और समीकरण 2 दोनों को जब आपस में जब बराबर दिखाया जाएगा K बराबर K के, ठीक ना, तो एक K का मान कितना था अर्धायु वाले का 0.693 बाई T हाफ, और एक K का मान हमने निकाला है ये इसके जगह पे हो गया। अब देख रहे हैं आप कि जब दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो T का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो T का मल्टीप्लाई 0.693 में होगा, T इंटू 0.693, T हाफ का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक ना, तो T हाफ इंटू 2.303 इंटू 3, T हाफ 3 इंटू 2.303 इंटू 3। मैंने 3 को इसमें पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं, गुणा में और जोड़ में स्थान का फर्क नहीं पड़ता है। तो देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब क्या है कि जब इसको इधर भेजेंगे, इधर गुणे में है, इधर आके जब भाग में हो जाएगा इसके बटे में, ठीक है ना, देखिए ये 0.693 गुणा है तो इधर आके भाग में हुआ,
जब इसे आप काटेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना होगा, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 10, यानी 10 किसके गुणे में है, अर्ध आयु, यानी अर्ध आयु का 10 गुना कौन होता है, जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया टी, इसी में न थी प्रथम कोटि वाले में, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह, उसमें जो लगा समय है वह अर्ध आयु का कितना गुना, 10, यानी 10 गुना होती है। यस, आपका सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन और ये भी, यानी जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये सब के सब क्वेश्चन अपने में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सुपर क्वेश्चन हैं, एग्जाम में मिलते ही हैं। इसमें सिद्ध करना है वही चीज़, उसी प्रकार की चीज़ कि इतना भाग, उसमें तो परसेंट कहा था, इतना भाग, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इतने भाग पूर्ण होने में लगा समय, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धायु का 2 गुना होता है, उसमें 10 गुना, इसमें 2 गुना। तो अब इसमें क्या है, वही बात कि अर्धायु का फार्मूला यही होता है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए वैसे ही, ठीक ना। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका फार्मूला ये होता है, मान लिया हमने कि ए भाग रहा होगा, ए का कितना 3/4 भाग, जब ए का 3/4 यानी ए पूरा भाग, तो ए हो गया माइनस, यानी कितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है 3/4, तो ए का ही 3/4 जब इसमें से घटा देंगे यक्स के जगह पे क्या, जितनी अभिक्रिया हुई है, तो इतना ए का 3/4, 3/4 का रहा था, तो 3a/4 जब घटा देंगे बाई 1 करके, एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, और ये a से डिवाइड करेंगे 4 में, तो ये आप जानते हैं कि घटाने के बाद यानी भिन्न का जोड़ घटाना, तो ये आपका 4a हो जाएगा ऊपर, 4a और माइनस, और ये 3a, 4 से तो 4 कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3a, तो ये आपका 4 में से 3a निकल जाएगा तो कितना a बचेगा, एक a ऊपर बचेगा और नीचे 4, तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, a/4 नीचे है, और a अभिक्रिया थी, a से a आपका कटा, 4 चला गया ऊपर, तो log 4 हो गया ये आपका, log 4 का वैल्यू इतना होता है, ठीक ना, तो इतना होता है, इसको रख लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपका वैल्यू हो गया सेकेंड इक्वेशन, समझ रहे हैं, कैलकुलेशन ऊपर का मल्टीप्लाई होता है ऊपर में बाई टी, तो ये आपका इक्वेशन 2 आ गया और इक्वेशन 1 आपके पास है। इसी तरीके से दोनों को आप एक दूसरे के इक्वल दिखा दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, के बराबर के, तो एक के का मान आपका इतना है टी आप अर्धायु वाला, और एक के का मान आपका इतना निकाले हैं इक्वेशन 2 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कीजिए, टी का मल्टीप्लाई इसमें होगा इतना हो जाएगा, टी आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा इतना हो जाएगा, बराबर के इधर उधर। अब इसको भेजिए इधर बाई में, और इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये आपका क्या हो गया, टी हाफ का कितना गुना हो गया, 2 गुना, देख रहे हैं आप, टी हाफ इंटू 2, यानी अर्धायु का कितना होता है 2 गुना, कौन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3/4 भाग पूरा होने में जो समय है वह कितना होगा, अर्धायु का 2 गुना होगा, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपने देख लिया। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करना है। इसमें टी का वैल्यू दिया है 60 मिनट, ये अलग है उन दोनों से, वो तो प्रूफ करना था इतने मिनट में, इसमें टी का वैल्यू इतना दिया है, 75% पूर्ण होना है, तो ये 100% हम मान ले रहे हैं ए बराबर, तो 75 का मतलब ए में से जब 75 घटाएंगे कितनी अभिक्रिया बची है 25%, तो ये 25 आपका ए माइनस एक्स का वैल्यू हो गया, टी हाफ बराबर इतना हो, आपको अर्धायु का मान ज्ञात करना है। तो जब तक आप इसमें वैल्यू नहीं निकाल लेंगे के का, तब तक आप टी हाफ का मान कैसे निकाल पाएंगे। तो के बराबर पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये होता है, इसमें ए का वैल्यू रखिए 100, ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं 25, ठीक, इसको काटिएगा 4 बार कटेगा, टी का वैल्यू आपका 60 मिनट दिया हुआ है, टी का वैल्यू देखिए 60 रखा गया है। अब इसको log 4 हुआ, log 4 का मान अभी मैंने बताया कि इतना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ और बाई 60, ये आपका देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे इसका वैल्यू ये कटेगा, इसको कटने के बाद तब जाके आपका नीचे 30 ये हुआ, ये वैल्यू आपका के का जब निकल गया कैलकुलेशन के बाद, जब इतना आपका वैल्यू निकल जाए, ये के का वैल्यू, यही के का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, के की जगह पे, तो इधर के
बराबर इतना होता है और तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, टी हाफ इधर इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो के गुणे में हो जाएगा इससे, यानी क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी हाफ इंटू के, तो इसका मतलब कि टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ये के बटे में चला जाएगा, यानी के का वैल्यू नीचे, यही हमने के का वैल्यू निकाला था, ये तो ऊपर वाला है ही। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693/k, तो के की जगह पे देखिए के का मान रखा गया है। इसको आप इससे ये कट जाएगा, इसके बाद 30 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी आपका मान कितना आया, टी हाफ का मान, अर्धायु का मान कितना आ गया, 30 मिनट लगेगा उसको उतना परसेंट पूरा होने में। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये सब के सब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इन्हें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, स्किप थोड़ा भी नहीं करना है, एकदम हर चीज़ को गौर करके अच्छे से तैयार करते हुए जाना है और बार बार अपने आप को इसमें से क्वेश्चन देना है, जिससे कि इस प्रकार के प्रश्न आपके पूरे जहन में बैठ जाएं। यह देखिए 8वां प्रश्न है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो जल का एक और निकाल लीजिए और जो एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH का एक और निकाल लीजिए। तो ये क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मोलों की संख्या, मोलों की संख्या H2O का जल का कैसे निकालेंगे, इसमें W का मान आपको 72 दिया हुआ है और इसका H2O का अगर आप निकालें मोलर जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु अणु भार स्मॉल m बराबर अणु भार निकालेंगे तो इसका कितना होगा 18। कैसे, ऑक्सीजन एक है, इसका आपका कितना हो जाएगा 16 परमाणु भार, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो और तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो 16 और 2 18 हो जाएगा, ये आपका अणु भार निकाल लेते हैं। और परमाणु भार को जोड़ दिया जाता है उनके जितने भी एलिमेंट जितनी संख्या में भाग लिए उससे, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके जोड़ के निकाल लिया जाता है, 18 हुआ। तो जो जल की के मोलों की संख्या अगर निकालना है तो स्मॉल w बाई स्मॉल m होता है, तो स्मॉल w का मान आपको 72 और स्मॉल m का मान 18, ये आप कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी ये जल का मोलों की संख्या कितनी हो गई 4। इसी प्रकार स्मॉल w बराबर इसका दिया हुआ है C2H5 एथिल एल्कोहल का 92, इसका निकालेंगे आप तो अणु भार 46 होगा, ठीक ना, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा कितना 2, इसका कितना निकल गया एथिल एल्कोहल का अणु भार। अब देखिए अब कुल मोलों की संख्या का निकाला जाए तो यही दोनों हैं, तो 4 और 2 ये दोनों मिलके 6, कुल मोलों की संख्या दोनों का मिला के 6 हो गया। अब कह रहा है कि अगर मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज बराबर मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या होता है, तो किसका मोल प्रभाज पहले निकालेंगे H2O का, तो H2O का मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे 4 और कुल मोलों की संख्या 6 नीचे काट देंगे 2/3 हो जाएगा। इसके बाद C2H5OH का अगर आप निकालेंगे मोल प्रभाज तो इसका मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे और कुल मोलों की संख्या नीचे, कुल मोलों की संख्या 6 है और C2H5OH का आप देख रहे हैं कि ये 2 है, तो 2/6 ये काटेंगे 1/3, दोनों का आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक दिया है इतना और पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जल का Kb का मान दिया है, यानी जो आपका क्वथनांक का नियतांक होता है उसका मान दिया हुआ है, Kb का मान दिया है, तो ये इतना दिया हुआ है, मोलल पर मोलल है। तो अब देखिए कि स्मॉल w कितना 3 ग्राम पदार्थ, स्मॉल w मतलब जो आपका विलेय है, और जो आपका विलायक है उसका कितना 100 ग्राम विलायक है जल, इसका अणुभार ये कहने का मतलब ये क्या हो गया का द्रव्यमान दिया है विलेय और विलायक का। अब डेल्टा TB आप निकालेंगे, मतलब तापमान में कितना बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उसमें कितना का अंतर है, तो ये 100 होता है, 100 से अब ये देखिए इतना है, तो इन दोनों में 100 जब घटाएंगे तो कितने का अंतर है 0.51 डिग्री सेल्सियस का, इतना बढ़ा हुआ है। तो अब Kb का मान आपको दिया हुआ है इतना, ये हो गया, और ये तो आपका डेल्टा TB है। स्मॉल m का मान आपको पूछ रहा है, देखिए अणुभार पूछ रहा है, ठीक ना, यानी विलेय का भार और विलायक का भार दोनों का दिया हुआ है। डेल्टा TB बराबर आपका फार्मूला होता है
1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। 1000 के जगह पे के बी का मान आपको देख रहे हैं कि इतना, इसके जगह पे रख दिया। स्मॉल डब्ल्यू का मान स्मॉल डब्ल्यू 3 इसके जगह पे रख दिया। स्मॉल एम का वैल्यू आपका निकालना है और कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया हुआ है 100, इसके जगह पे रख दिया। कैलकुलेशन करेंगे आप, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीवी का मान आपको दिया हुआ है 0.51 डिग्री सेल्सियस, ये हम निकाले हैं, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा टीवी, इधर हम भेज दे रहे हैं तो इसके बराबर है ना, इसी के बराबर ना है, तो इधर हम लिख सकते हैं इसको, तो लिख दिया। और बाई 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाई 1 हम रख लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी। m इंटू 100 का मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू 100 देख रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, m के साथ ये गुणे में है, इधर भेजेंगे भाग में हो जाएंगे, इससे ये कटेगा, ऐसे कट के कितना हो जाएगा आंसर इसका 30 निकल जाएगा। ये आपका अणुभार आपका निकल गया, आंसर हो गया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार क्वेश्चन अपने आप को दीजिए, बारी बारी से 2 3 1 2 करके रोज़ दिया कीजिए, जिससे कि आप इतनी बार लगा लें कि आपके दिमाग में याद हो जाए। आगे जो 10वां क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि H2SO4 का एक नमूना 94% है। अब देखिए, और उसका घनत्व इतना ग्राम पर मिलीलीटर है, इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। इसमें दे रहा है कि स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया हुआ है 94% में है, इसे ग्राम में मान लेंगे। कैपिटल जो आयतन इसका है, हमने मान लिया कि भाई 100 ग्राम रहा होगा, इसमें से ये 94% ये नमूना हम निकाले हैं, यानी विलेय। ठीक, घनत्व जो है इसका दिया हुआ है इतना, ये घनत्व हो गया। विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो द्रव्यमान भी हमें चाहिए, ठीक ना, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन का मान देखिए 100 आयतन के जगह पर रख दिया, घनत्व का मान घनत्व के जगह रख दिया, कैलकुलेशन के बाद इतना प्राप्त हुआ। ये क्या निकला, विलयन का द्रव्यमान, विलायक और विलेय के मिलने से जो विलयन बना है उसका द्रव्यमान है। विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर इतना आपका विलयन का है, तो विलायक का जब उसमें से निकालेंगे तो विलयन में से विलेय का घटा देंगे, यानी 184 में से जब विलेय का निकल जाएगा तभी ना, यानी पूरे विलयन में विलायक और विलेय के मिलने से बना है, तो विलयन इतना, इसमें से विलेय का अगर निकाल देंगे तो विलायक का निकल जाएगा, तो 184 में से विलेय का हमने घटा दिया तो बचा किसका, विलेय का डब्ल्यू, ये द्रव्यमान भार निकल गया, विलायक का भार। अब देखिए, ये आपका जो है H2SO4 का स्मॉल m का मान अगर देखा जाए, यानी कि अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार, तो देखिए हाइड्रोजन कितने, 2, तो हाइड्रोजन का 1, तो 2 1 कम 2, और ये देखिए सल्फर का 16 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1 है, तो इसका मतलब परमाणु भार कितना, 32। ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, और ये 4 हैं, तो इसलिए 16 चौके 64, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 98 हो गया, 98। ठीक, ये जो हुआ आपका m डैश, अब m डैश अगर निकालेंगे कि अगर जो परिवर्तन हुआ उसका घनत्व तो इतना है तो मोललता क्या होगी, m डैश जो आपका मोललता है, m डैश बराबर होता है मोललता बराबर स्मॉल w बाई m इंटू कैपिटल W, स्मॉल w 94, ठीक ना, और m जो है आपका ये 98 है, ये अभी हम निकाले हैं, स्मॉल w 94 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 90 आपका कैपिटल डब्ल्यू का मान हुआ, ये अभी निकाला गया है, इंटू 1000 होता है, इंटू 1000 यहाँ पे आपका किया गया। अब कैलकुलेशन के बाद इतना आपका मिलेगा, देख रहे हैं आप, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो जब जल में मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है। स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको दिया है 3 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया है 100 ग्राम, यानी विलायक, और ये विलेय है यूरिया। अब देखिए के बी का मान आपको दिया है, देख रहे हैं इतना, और डेल्टा टी बी का मान पूछ रहा है, तो इसका m का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाकी सबका तो पता है, स्मॉल m का अणुभार, ये यानी कि यूरिया का अणुभार निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, अणुभार 60 आएगा, और इसके जगह पे के बी का मान देखिए, के बी की जगह
स्मॉल डब्लू का मान स्मॉल डब्लू के जगह, स्मॉल एम का मान स्मॉल एम का मान स्मॉल एम के जगह, और कैपिटल डब्लू का मान कैपिटल डब्लू की जगह 100। कैलकुलेशन के बाद आपको इतना आंसर आना चाहिए। आगे अगला प्रश्न देख रहे हैं। अभिक्रिया x + y और 2z बराबर गोज टू 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर जो है इतनी पाई गई। तो y के विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर, विलुप्त होने की दर यानी कि इससे ये अब यहाँ तो y है नहीं, और z के बनने की दर क्या बना है, z बना है अभिक्रिया के बाद, तो ये बनने की दर निकालना है। ये जो दर निकालते हैं ये आपको यहाँ पे डेल्टा जहाँ हम लिखे वहाँ पे d भी रख सकते हैं। जब इस अभिक्रिया के अनुसार देखा जाएगा तो जो भाग लिए हैं x और y दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं तो z बना है, तो इन दोनों को माइनस में लिखा जाएगा। देख रहे हैं डेल्टा x की सांद्रता बटे डेल्टा t और माइनस डेल्टा y की सांद्रता बटे डेल्टा t, ये दोनों माइनस में, और बना क्या है z, देखिए ये प्लस में लिखा गया है। जो इसका गुणांक होता है वो बाई 2 करके होता है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी में कहीं z रहा होता है यहाँ पे तो इसको भी माइनस में लिख देते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका प्लस में होगा। अब इसका मान देख रहे हैं आप कि किसका निकालना है हमें, इसका देखिए मान दिया हुआ है, यक्स के विलुप्त होने की दर दिया है, तो यक्स का मान इसका मान दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मान दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है वाई का, तो इन दोनों को ले लिया जाए, तो इतना बराबर इतना, तो इसलिए इतना और बराबर इतना रख दिया। इसका मान हमें पता है कितना दिया है, 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 दिया है इसका वैल्यू, देख रहे हैं आप यक्स वाले का, तो यक्स की जगह रख दिया 10 के पावर -3, यही किसका वैल्यू हो गया, वाई के विलुप्त होने की दर। अब ये आपका ये जब एक वाई का ज्ञात हो गया तो वाई का और इसका निकालना है, तो वाई का और इसका ले लिया जाए, तो ये देखिए यहाँ पे और वाई वाला यहाँ पे, इसी बराबर में से ही आपको चूज कर लेना है, किसका एक का पता है दूसरे वाले को निकालते चले जाइए। अब इसका आप मान अभी निकालना है, इसका मान कितना 10 के पावर -3, यही रख दिया इसके जगह पे, जेड वाले का भी कितना मान हो गया इतना, ये आपका आंसर हो गया। आगे देख रहे हैं आप 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोट की है, इसमें अभिक्रिया कितनी कोट की है, द्वितीय कोट की है, और कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और आधी कर दिया, दोनों तरफ से आपका निकालना है। तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया मान लेना है कि यक्स से वाई बना है, तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया तो पावर कितना हो जाएगा 2। ये जो दर है आपका आर, ये आप फार्मूला होता है स्मॉल आर बराबर के, और यक्स की सांद्रता द्वितीय कोट की है तो ये 2 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यक्स की जो सांद्रता है वो कितना कर रहा है, दुगुनी कर दी जाए, तो यक्स बराबर अगर हम 2a ले रहे हैं, मान लीजिए a का दुगुना मतलब a रही हो, तो a का दुगुना तो 2a अगर ले रहे हैं तो 2a यहाँ पे रख देंगे, तो कितना मान हो जाएगा समीकरण 1 से, इसमें कितना लेना है पहले दोगुना, तो 2a अगर इसके जगह पर रख देंगे तो r k, और ये यहाँ पे x की जो सांद्रता है वह 2a, तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का 2 बार गुणा 4 हो जाएगा, a का 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा a²। तो अब ये कितना हो जाएगी, इसमें से अंक को निकाल लीजिए, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे ka² मतलब ये कितनी हो जा रही है, 4 का ये गुणा है इसमें, तो ये 4 गुना, तो कितनी हो जाएगी, दोगुनी अगर कर दी जाए सांद्रता तो इसकी दर कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 4 से इसका देखिए गुणा में है। इसी तरीके से इसको निकाल लीजिए, आधी कर दी जाए, आधी का मतलब a रहा होगा तो इसका आधा 2, a/2। अब यक्स के क्या रख देंगे a/2, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a²/4। इसको अलग कर दिया, अंक को अलग कर दिया, तो ये देखिए 4 यानी कि चौथाई हिस्सा, ये कितना यानी 1/4 गुनी, 1/4 गुनी कहिए या फिर कहिए कि 1/4 रह जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना साइमन पर सेंटीमीटर है, यदि सेल का प्रतिरोध इतना हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। K का मान आपको दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप इतना साइमन, और ये R का मान आपको दिया हुआ है कितना 400 ओम, ठीक ना। तो ये बताइए कि यक्स का वैल्यू आपको सेल स्थिरांक पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है K बराबर CX, तो C बराबर कितना होता है 1/R, इसके जगह 1/R रख दिया, क्योंकि इसमें C का मान तो पता है नहीं। R की जगह पे R का मान ये देखिए, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यक्स बराबर KR हो जाएगा,
आर का मल्टीप्लाई के में हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा। तो क्या है कि के आर हो जाएगा, के का वैल्यू के की जगह रख दीजिए 400, ठीक है ना। मतलब के का वैल्यू देखिए, के का वैल्यू गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हमने बाद में रख दिया है के मान को आर के जगह, आर का मान के जगह, तो ऐसा नहीं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका स्थान का। तो आर का मान ये रख दिया और ये के का मान रख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका इतना आंसर हुआ। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें, और जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनमें में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बाकी और कुछ, और इसको तैयार करने के बाद ही और कुछ न्यूमेरिकल अगर अलग से देखना होगा तो देखिएगा। और आने वाले वीडियो में हम आपको और भी आपके हेल्पफुल जो इतने भी पॉइंट्स हैं वो आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लोग ज़रा इस पे कुछ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमारा कुछ हौसला बढ़े। इतनी मेहनत से हम आपके लिए कुछ काम करते हैं, तो इसमें ये तो हमारा हक बनता ही है कि आप लाइक करें अगर ये आपको अच्छा लगे, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।